शायद सदर ट्रंप की आमद मुतवक्की है। जब तक ऑफिशियली व्हाइट हाउस ने इस हवाले से कम्युनिकेट कर, तो मेरे ख्याल से इन क्या सराइयों से इज्तनाबी किया जाए ज्यादा बेहतर है। जो पीडीआई लवर्स हैं और मुस्लिम लीग नवाज हेटर्स हैं, इतनी पाकिस्तान के तो लवर आप भी होंगे ना यार, पाकिस्तान के लवर तो हो गए ना। खुशी का इजहार करो कि पाकिस्तान की अहमियत हो चुकी है। पाकिस्तान जुस्तजू कर रहा है क़याम अमन के लिए, जंग और जंगबंदी को मुस्तकिल करार दिलवाने के लिए और एक MOU साइन कराने के लिए अपनी एफर्ट्स जो है वो जारी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, पोस्ट इस्लामाबाद टॉक के बाद जो है वो खबरें बहुत तेज से इमर्ज हो रही हैं और अब वाशिंगटन से जो है वो एक बार फिर जो है वो चेमगोइयां आ रही हैं और बड़ी खबरें डेवलप हो रही हैं। ये खबरें क्या हैं, इनकी इनसाइट्स क्या हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़िया हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज तो मैं देख रही थी कि वॉशिंगटन से चेमगोइयां आ रही हैं, CNN भी अपनी खबरें दे रहा है और दूसरा राउंड शुरू होने की जहां तो बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन अब तो ये बात भी आ रही है कि शायद सदर ट्रंप की आमद मुतवक्की है इस्लामाबाद। रिपब्लिकन का मैं एक देखिए, ये तो सब क्या सराही हैं। ओके, जब तक ऑफिशियली व्हाइट हाउस ने इस हवाले से कम्युनिकेट करता या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या होस्ट कंट्री अगर है तो वो कम्युनिकेट नहीं करती, तो मेरे ख्याल से इन क्या सराइयों से इज्तनाबी किया जाए ज्यादा बेहतर है। अच्छा। वैसे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है वो तो सऊदी अरब जाने का है। अब सऊदी अरब के बाद उन्होंने जाना था टर्की, उसमें इतलात आ रही है कि थोड़ा सा तब्दील किया गया है। उस प्रोग्राम के अंदर यानी 15 को प्राइम मिनिस्टर ने जाना है सऊदी अरब, 2 दिन का दौरा है उनका, 15 की रात वो स्टे करेंगे, 16 को वहां से शायद उनका डिपार्चर है। 16 के बाद उन्होंने जाना था वहां पर अंतालिया, टर्की। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो उसके बाद शायद कतर जाएंगे। मुमकिन है कि वो 16 को ही कतर जाएं और वहां पर क़याम ना करें और वहां पर मुलाकात करके आगे अंतालिया पहुंच जाए, या हो सकता है वहां पर क़याम करें। ये 100% कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 15, 16, 17, 18 को वहां पर है, फिर 19 को उनकी पाकिस्तान वापसी है। तो जो थर्सडे वाली आप सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें बजायर तो जो टाइट स्केड्यूल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, अगर वो मीडिएटर हैं, अगर वो फैसिलिटेटर हैं, अगर वो मिडिल में मौजूद हैं, तो फिर इसमें तो मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए कि इस टाइम तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ये है। उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनके साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी सऊदी अरब होंगे और मोहम्मद बिन सलमान जो शहजादा हैं उनकी ही दावत पर कल बताया था कि वो जा रहे हैं वहां पर। ये बात की थी ना मैंने। अब उसमें टर्की था ना, टर्की के बीच में कतर आ गया, क्योंकि $3 बिलियन के हवाले से तो बताया जा रहा है कि जो मजीद डिपॉजिट के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब जो है वो फराम कर रहा है। बिल्कुल। अब वो $3 बिलियन मजीद जो कर रहा है, और मेरे ख्याल में 2 बिलियन का या 3 बिलियन का ही जो है वो क्वेश्चन आई बिलीव कि जो कतर जा रहे हैं वहां से भी कोई ऐसी ही खबर कि आप तो को रखें। ओके, नाइस। आप समझ रही बात जी। तो वो बेसिकली अगर हम $5 अरब दे रहे हैं तो $5 अरब का इंतजाम भी कहते हैं चुटकी बजाकर हो गया। और लेकिन आज जो कह रहे हैं कि ये सफारतकारी या पाकिस्तान को ये करने से हमें क्या फायदा, तो फायदा जी नजर आ रहा है। आपकी जो इस वक्त अहमियत हो चुकी है कि पहले $1 अरब के लिए आपको महीनों गुजारने पड़ते थे, मिन्नतें करनी पड़ती थी, 6-6, 7-7 मरतबा मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट करते थे, फिर कंडीशंस होती थी, ये होता था, वो होता था। अभी जनाब घर आकर आपको देंगे पैसे, वज़ीर ख़ारजा तो आ गए ना सऊदीया के, घर आके दे गए हैं। और अब हम जा रहे हैं तो कतर ने भी यानी उन्होंने कह दिया जी ठीक है हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपको इतनी सपोर्ट मिल रही हो तो ये आपने कुछ अहमियत इख्तियार की है तो आपको मिल रही है ना, आपकी कुछ अहमियत है, कोई वैल्यू बढ़ी है आपकी, तो तभी ये हो रहा है ना, वरना तो देयर आर नो फ्री ड्रिंक्स इन दिस वर्ल्ड। याद रखिएगा, जो भी कुछ आप ममालिक के दरमियान भी ताल्लुकात जो होते हैं वो बामी मुफादात के ऊपर होते हैं। अच्छा हसन, कल रात तो फोर जो पीटीआई लवर्स हैं जो पीटीआई लवर्स हैं और मुस्लिम लीग नवाज हेटर्स हैं, इतनी पाकिस्तान के तो लवर आप भी होंगे ना यार, पाकिस्तान के लवर तो हो गए ना, तो पाकिस्तान की ये अहमियत हुई है तो कुछ तो इंसाफ करो, कुछ तो जुबान के ऊपर जो ताला बंदी हुई है उसको जो है ना खोलो ताले को कन्फेशन करो, खुशी का इजहार करो कि पाकिस्तान की अहमियत हो चुकी है। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, पीटीआई वालों,
मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो कल रात को जो है वो गोलघर की बात आगे से तारीफ नहीं की। नहीं, ये तो पाकिस्तान की इसकी तारीफ तो करनी चाहिए, हर पार्टी को करनी चाहिए। सियासी अख्तलाफात वो मुल्की एक मैटर है, ये हमारी सफारती कामयाबी है, उसको सेलिब्रेट होना चाहिए। मैंने तो आपसे कहा मुआशी कामयाबी में ट्रांसलेट हो रही है ना, सफारती कामयाबी मुआशी कामयाबी में ट्रांसलेट हो रही है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम तो ये पाकिस्तान के फायदे के लिए ही देखते हैं ना इसमें। शुक्र। मैं भाई पीटीआई वर्कर नहीं हूँ। अच्छा ये बताएं कि इजहार मैं करती हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर से पूरी पीटीआई हूँ। भाई मैं जर्नलिस्ट ही हूँ खाली। लेकिन अब शायद मेरे ख्याल से कुछ तब्दील हो रही है रोशीन, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा रात को जो है वो फॉक्स न्यूज से बात करते हुए जेडी वैंस ने जो है वो पाकिस्तान को जो है बहुत प्रेज किया, खासकर फील्ड मार्शल और जो है वो शहबाज शरीफ को उन्होंने स्टेटमेंट्स इनक्रेडिबल होस्ट कहा। इसको कैसे देखते हैं जेडी वैंस आजकल अमेरिकी और इंटरनेशनल मीडिया में ना वो छाए हुए हैं। यस हाँ, मैं देख रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही है। जी। वो जो उन्होंने अपने आप को हीलर के तौर पर जो अपनी एक फोटो शेयर की AI जनरेटेड, वो उसके ऊपर अब आगे से मजीद बातें हो रही हैं। फिर पोप के साथ उनका, पोप लियो के साथ उनके जो है वो अनबन चल रही है। तो अगला क्यूबा के ऊपर चढ़ाई की भी उन्होंने पोप लियो जो है वो उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि मैं तो पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी राय का इजहार करूंगा, वो जो उन्होंने किया। तो अब पोप लियो के हवाले से भी जो है वो तनाजात आ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो हर चीजों के अंदर जो है घिरे हुए हैं। बट इवन देन जेडी वैंस ने जो बात की है वो उन्होंने बेसिकली सच बोला है। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसिलिटेटर और बेहतरीन होस्ट के तौर के ऊपर खुद को पेश किया। और मैं देख रहा था कंपैरिजन बाय इंडियंस, वो वीडियो शेयर की जा रही है कि मोदी जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं तो जबरदस्ती उनसे हाथ मिला रहे हैं, चिपक रहे हैं, हंस रहे हैं फेक लाफ्टर के साथ, और लोग कह रहे थे ये डिस्ग्रेस है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जिस तरीके से जेडी वैंस को मिले हैं और जिस ग्रेस के साथ मिले हैं और जितना उन्होंने कंफर्टेबल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से उनको वेलकम किया, तो तमाम लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि एक स्टेट्समैन है, एक ग्रेस के साथ, एक मतलब सफारती अदाब के तहत वो बंदा जो है उसने वेलकम किया वाइस प्रेसिडेंट यूएसए को। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडियंस लोग बोल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं। हाँ नहीं इंडिया भी अब इस बात के मोतरफ हैं, कुछ सेन वॉइसेस तो वहां से भी आ रही हैं। अच्छा इनसे जब जेडी वैंस से पूछा गया कि बगैर डील के आप लोग वापस आ गए, तो उनका कुछ कहना ऐसे था जो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। हम पाकिस्तान से वापस इसलिए आए क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि ईरानी किस तरह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनको हमारी शराइत तस्लीम करने के लिए पहले ईरान में मौजूद क्या से इजाजत लेनी है। हम अपनी शराइत वाजे कर दी, अब फैसला ईरान के हाथ में, यानी वो कह रहे हैं कि ईरान के कोर्ट में है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा हमारी रेड लाइंस जो है हमने कर दी है, डिटरमिन कर दी है। किया है ये मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी हमारे पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर ये बात नहीं हुई। इशू इज अमेरिका, अब समझे कि अमेरिका के कंसर्न्स क्या हैं और इरानियन से कंसर्न क्या है। बिल्कुल अमेरिका कहता है कि जनाब आपके पास जो 60% एनरिच यूरेनियम मौजूद है उसका डिस्पोजल हमारे बंदों की प्रेजेंस में हो। वो कहता है जी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो SOPs के तहत हम उस तरीके से हम करने को तैयार हैं। लेकिन आप कौन है? ठीक है जी, एक बैनुल-अक़वामी एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसके साथ हम करने को तैयार हैं। यूएसए कहता है जनाब कि आप तैयार तो हैं, लेकिन आपको अगर अपने सिविल पर्पसेस के लिए यूरेनियम रिक्वायर्ड हो तो उसको आप 60% पर एनरिच नहीं करते। पता है आपको? बिल्कुल, जो 60% है वो उसके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो जब आपने किया है तो इसका मतलब है कि आपके एम्स हैं और आपके एम्बिशंस हैं और आप कुछ छुपा रहे हैं। और दूसरा अमेरिका ये कहता है कि आपने 300 फीट जो है वो सुरंग बनाकर उसके अंदर जो आपने अपने ज़खायर रखे थे तो वो इतना छुपाने को क्या था कि आपने नीचे का रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो लॉन्ग रेंज बिजनेस बना रहे हैं, आप 2500 किलोमीटर एक्सीड कर रहे हैं। 2500 किलोमीटर की रेंज को एक्सीड करते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल जो है वो मिसाइल आपकी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आप न्यूक्लियर बम बनाकर तो आप सबको मार सकते हैं। 60% पर है, 90% पर एनरिचमेंट होती है तो आपके पास एटम बम आ गया। उनके ये खदशात हैं। ये कहते हैं कि जनाब आप जिस तरीके से जितनी भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनका राइट है, तो जो उनके लिए कवानीन है, जो उनके ऊपर ज़ाब्ते हैं, हमें उन ज़ाब्तों के अंदर लिए ईरान अपने लिहाज से बाहर। तो इशू तो ये है। हाँ। अब इनके दरमियान जो न्यूक्लियर के ऊपर जो डेडलॉक है वो ये है। ये आपको इसके बारे से मालूम है? जी, बिल्कुल। ये कहीं नहीं जेडी वैंस ने अभी तक, ये कहीं नहीं है, लेकिन इसको रात को ट्रम्प साहब भी मीडिया से गुफ्तगू में कुछ उन्होंने भी ये वैसी बात नहीं की।
नहीं, वो कह तो यही है ना, यूरेनियम वाली बात पे ही यूरेनियम की बात करें कि यूरेनियम के अंदर क्या है, मैं आपको वो बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो इशू है, इस इशू के तहत अब आगे जो है ये पेशरफ्त क्या होनी है, तो फिर जब जेडी वैंस चले गए थे तो पीछे इरानियंस की और हमारी जो लीडरशिप है उनकी भी आपस में कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है। उसके बाद पोस्ट मतलब देयर डिपार्चर यहां पर से मिलिट्री और सिविल डिप्लोमेसी हो रही है। सही। पाकिस्तान जुस्तजू कर रहा है क्या अमन के लिए, जंग और जंगबंदी को मुस्तकिल करार दिलवाने के लिए और एक MOU साइन कराने के लिए अपनी एफर्ट्स जो है वो जारी रखे हुए हैं। सही। तो इस हवाले से कुछ ब्रेक थ्रू जो है आप एक्सपेक्ट करें, दोनों तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, चाहे ईरान है चाहे USA है। USA के अंदर से भी लोग चाहते हैं, एक अवाम की भी सेंटिमेंट है कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा एंटी इसराइल हुआ है वहां की एक, और जो कीप अमेरिका फर्स्ट वाली बात है, ठीक है, वो वाले लोग भी जो है ना वो ये बात कर रहे हैं कि जी आपने तो जंगों का खात्मा करना था प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, आप तो इलेक्शन के अंदर हमें ये नारा लगाकर आपसे वोट लिया आपने, तो आप जंग क्यों शुरू कर सकते हैं इसराइल वाली, ये क्वेश्चन है। तो जो इंटरनल प्रेशर है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, वो ही असल प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। अगर आप समझते हैं कि किसी और मुल्क का कोई प्रेशर है तो आई डाउट इट, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। उनको मिड टर्म इलेक्शन का प्रेशर है ना? नहीं 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 नहीं, वो मिड टर्म इलेक्शन से ज्यादा उनको अपनी जो लेगेसी छोड़ के जानी है, वो ऐसा कैसे प्रेसिडेंट याद रखे जाएंगे। अब उनका ऑब्जेक्टिव ये है, थर्ड टाइम तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते और उससे नीचे को ओहदा उनको कबूल नहीं है। खैर वो अपने स्पीच में क्यूबा पे हमला करने का भी इंदिया दे रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये भी है हसन कि हमने सुना कि जो अब्बास अरागची साहब हैं ईरानी वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में उस वक्त जो है वो एक डेडलॉक आया जब जेडी वैंस को नेतन्याहू की कॉल मौसूल हुई। आपको इस स्टेटमेंट में कुछ नजर आता है? क्योंकि नेतन्याहू ने भी की स्टेटमेंट मैंने देखी है जो इजरायली मीडिया कर रहा है कि उनकी जेडी वैंस से मुलाकात बातचीत हुई थी फोन कॉल पर मुज़ाकरात के दौरान। तो बेसिकली अमेरिकन अलाइज है ना जी बिल्कुल। ये जंग तो उन्होंने इकट्ठी स्टार्ट की थी ना, तो उस जंग के अंदर जो इनकी आपस में मामलात चल रहे थे, बातचीत तो जरी बात है, कॉन्फिडेंस भी तो ले रहे थे ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये तो इसराइल तो स्पॉइलर का रोल प्ले करता रहेगा, लेकिन अब अमेरिका के अंदर से प्रेशर ये आ चुका है कि मतलब आप अमेरिकन इंटरेस्ट को तरजीह दें इसराइली इंटरेस्ट के ऊपर। वो आपका अलाय जरूर है लेकिन वो हमारा मास्टर नहीं है, आप समझिए बात। अब इस वक्त जो इजरायली लॉबीज जो मजबूत हैं अमेरिका के अंदर, जो एक पावर होल्ड रखती हैं, जो पावर सर्कल के अंदर मौजूद हैं, जो फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर मौजूद हैं, जो फाइनेंस को कंट्रोल करती हैं, मुश्किल को कंट्रोल करती हैं, उनकी आवाम के अंदर मकबूलियत जो है ना वो बहुत खराब है, रेपुटेशन इस वक्त। तो वो चीज मेरे ख्याल से इसराइल आज अमेरिका के अंदर नापसंदीदा तरीन एक रियासत बन चुका है। बिल्कुल। और नेतन्याहू को लोग बेइंतहा नापसंद करते हैं। तो ये एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जो इरानियन पॉलिटिशियंस हैं वो लॉबीज का कंट्रोल अपनी जगह, लेकिन इस मर्तबा उनको पता है कि पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा तब्दील हो चुका है। जब पब्लिक एट लार्ज मासेस के अंदर आप जो है वो गैर मकबूल हो जाएं तो फिर वो आपको मजबूर कर देता है। तो इस वक्त भी मैं ये कह दूं कि मजबूरी बन चुकी है अमेरिकन लीडरशिप की कि वो इसराइल के साथ मजीद आगे इसी कर्ज में, इसी सिमत में नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसराइल इसके बावजूद को ऐसा इंसिडेंट कराए या ऐसी कोशिश कर ले कि जिसके बाद अमेरिकन जो स्टेट है वो मजबूर हो जाए उसके साथ चलने को। आप समझ रही हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। पाकिस्तान का वेरस रोल ये है कि ये जितनी साजिशें हो रही हैं इनको नाकाम बनाए और मुज़ाकरात की मेज के जरिए इसका पीसफुल रेजोल्यूशन, इस डिस्प्यूट का, इस तनाज़े का हल जो है वो डिप्लोमेटिकली निकाल ये टोटल जो है वो सारी साइंस है। अच्छा हसन, बस लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। आपने शुरू में तो कह दिया कि वाशिंगटन से ये जो चेमगोइयां आ रही हैं कि ट्रंप साहब का दौरा मुतवक्का है या 16 अप्रैल तक भी मुज़ाकरात दोबारा रिज्यूम होंगे, एक हफ्ते की मजीद जो डेडलाइन है उससे पहले वो चाहते हैं कि किसी मुज़ाकरात पे पहुंचे। तो इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कि CNN, ईरानी, पाकिस्तानी सारी सहाफ़ी जो इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं वो 3 वेन्यू को डिसाइड करें, जिनीवा, इस्तांबुल, पाकिस्तान। तो आपका क्या है कि इनमें से किसी एक में होगा, या पाकिस्तान में होंगे या जिनीवा, इस्तांबुल में होंगे? डिसाइड करेंगे, दोनों फ्री कैंप जहां पर कंफर्टेबल है। इरानियंस कंफर्टेबल सिर्फ पाकिस्तान में है जो मेरी इतलात है। ईरानी जो साइड है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कंफर्टेबल है, इस्लामाबाद में, जबकि अमेरिकन जो हैं वो भी कंफर्टेबल है लेकिन जिनीवा उनको ज्यादा कंफर्टेबल है अगर देखा जाए तो। टर्की के बारे में आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन मोस्ट लाइकली जी अगर
इफ दे आस्क मी, ये सारा प्रोसेस पाकिस्तान ने किया तो इस्लामाबाद को ही ये क्रेडिट मिलना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच।